अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैंसफील्ड पार्क में 48 चैप्टर्स होते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा चैप्टर 1 टू चैप्टर 10। अब ये जो सेशन है इसमें हम देखेंगे चैप्टर 11 टू चैप्टर 20। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पक्का से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चैप्टर 10 थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि सदरटन एस्टेट है और हेनरी क्रॉफर्ड और मारिया दोनों ही वुड्स में चले गए हैं अकेले। अब नरेटर हमें बताती है कि जूलिया भी इनके पीछे पीछे जेलस होकर चली गई है उनको खोजते हुए। अब मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, हेनरी क्रॉफर्ड और मारिया बर्ट्रम का एक दूसरे के साथ अकेले वुड्स में जाना बहुत गलत है। अब क्यों गलत है आप पूछोगे मुझे, तो इसलिए गलत है क्योंकि मारिया बर्ट्रम ऑलरेडी एंगेज्ड है जेम्स रशवर्थ के साथ और उसके ऊपर हेनरी क्रॉफर्ड और मारिया बर्ट्रम दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, वो भी जेम्स रशवर्थ के एस्टेट पर, सदरटन एस्टेट पर, जो कि बहुत गलत है। और मारिया बर्ट्रम चालाकी से जेम्स रशवर्थ को भेज दिया है कीज लाने के लिए और खुद जो फेंस होता है उसके ऊपर चढ़कर दोनों क्रॉस करते हैं और वुड्स की तरफ जाते हैं। तो ये हमें नरेटर बताती है। चैप्टर 11 में हम देखते हैं कि थॉमस बर्ट्रम लेटर भेजते हैं मैंसफील्ड पार्क पर, जहाँ पर हमें पता चलता है कि थॉमस बर्ट्रम आने वाले हैं इन द मंथ ऑफ नवंबर। अब ये सुनकर मारिया बर्ट्रम जो है वो सबसे ज़्यादा चिंता में आ जाती है। अब आप पूछोगे कि वो क्यों चिंता में आ जाती है। अब थॉमस बर्ट्रम अगर आते हैं तो मारिया बर्ट्रम की शादी जल्द से जल्द हो जाएगी। अब सिर्फ मारिया बर्ट्रम ही नाखुश नहीं है, बल्कि मैरी क्रॉफर्ड है वो भी नाखुश है, क्योंकि जैसे ही थॉमस बर्ट्रम नवंबर में आएंगे वैसे ही एडवर्ड अपने ऑर्डर्स, क्लर्जी के ऑर्डर्स लेने चला जाएगा और मैरी क्रॉफर्ड नहीं चाहती कि एडमंड क्लर्जी मैन का करियर चूज करे। अच्छा, मैंसफील्ड पार्क चैप्टर 12 में हमें पता चलता है कि जो टॉम बर्ट्रम एंटीगुआ गया होता है वो वापस मैंसफील्ड पार्क लौट के आ जाता है। अब नरेटर ने हेनरी क्रॉफर्ड के बारे में बताया है कि हेनरी क्रॉफर्ड कैसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए दोनों बहनों को एक दूसरे के खिलाफ कर देता है। मारिया को लगता है कि मैं हेनरी क्रॉफर्ड की फेवरेट हूँ और जूलिया को लगता है कि मैं हेनरी क्रॉफर्ड की फेवरेट हूँ और दोनों एक दूसरे से जेलस हो रहे होते हैं और तभी हेनरी क्रॉफर्ड को ये देखकर बहुत मज़ा आ रहा होता है और ये सब दूर से फैनी प्राइस नोटिस कर रही होती है। अब मैंसफील्ड पार्क चैप्टर 13 में हम देखते हैं कि टॉम बर्ट्रम का एक फ्रेंड आया है, एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है जॉन येट्स। अब ये जो है इसे एक्टिंग का बहुत शौक होता है, इसे एक्टिंग का बहुत क्रेज होता है, तो ये सजेस्ट करता है कि चलो हम लवर्स वोव्स करके एक प्ले है वो स्टेज करते हैं। तो एडमंड जो होता है, एडमंड बर्ट्रम, वो करता है मना, वो कहता है कि नहीं हम कोई प्ले स्टेज नहीं करेंगे। अब आप पूछोगे कि एडमंड मना क्यों कर रहा है, वो स्पॉइल ब्रैट है क्या? तो मैं आपको बता दूं, एडमंड मना इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उस टाइम पे एक्टिंग को बहुत अच्छे नज़रिए से देखा नहीं जाता था, तो एडमंड इसके लिए वो मना करता है कि हम प्ले स्टेज नहीं करेंगे। पर जब मैरी क्रॉफर्ड रेडी हो जाती है तो एडमंड भी टेम्प्ट हो जाता है कि चलो नहीं हम भी पार्ट तो लेते हैं प्ले में। अब चैप्टर 14 में नरेटर हमें बताती है कि दो बहनें जो कि है मारिया बर्ट्रम और जूलिया बर्ट्रम के बीच में हो जाती है लड़ाई, हो जाती है आर्ग्यूमेंट। अब सारे व्यूवर्स को लगता होगा कि ये आर्ग्यूमेंट हुई है हेनरी क्रॉफर्ड के लिए या हेनरी क्रॉफर्ड की वजह से, पर मैं आपको बता दूं ये दोनों लड़ाई कर रही होती है कि
जो लवर्स वर्व्स है उसमें जो रोल है अगाथा, हेनरी क्रॉफर्ड की लवर का, वो रोल कौन प्ले करेगा? तो मारिया बर्ट्रम और जूलिया बर्ट्रम दोनों ही एक दूसरे से ये वजह से लड़ाई कर रही होती है। अब टॉम जो होता है वो बोलता है जूलिया है ना, वो ना तो अगाथा के लिए परफेक्ट है ना तो अमीलिया जो और एक लीड रोल है उसके लिए भी वो परफेक्ट नहीं है। और हेनरी क्रॉफर्ड फेवर करता है मारिया बर्ट्रम को और जो अगाथा का रोल है वो मिल जाता है मारिया बर्ट्रम को। अब हम देखते हैं कि जो सेकंड लीड रोल है अमीलिया का वो मिल जाता है मैरी क्रॉफर्ड को। अब मैन्सफील्ड पार्क चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि डिस्कशन हो रहा होता है। तब मैरी क्रॉफर्ड अचानक से पूछती है कि मैं जो रोल प्ले कर रही हूँ अमीलिया, उसका जो लवर है एनहॉल्ट, उसको कौन प्ले करेगा, एनहॉल्ट कौन बनेगा? तब टॉम बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मेरे दो है उसे मैं बुला लूंगा जिसका नाम होता है टॉम ओलिवर या चार्ल्स मैडॉक्स। इन दोनों में से किसी एक को हम कह देंगे कि एनहॉल्ट का रोल प्ले कर दे। अब एडमंड को होने लगती है चिंता क्योंकि अब तक ये सिर्फ एक बहुत प्राइवेट अफेयर था। अब टॉम चाहता है कि उसका कोई फ्रेंड जो बाहर से आए और वो रोल प्ले करे मैरी क्रॉफर्ड के लवर का। तो ये बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि अगर थॉमस बर्ट्रम जो उसके डैड होते अगर इधर तो वो कभी ये प्ले स्टेज ना करने देते। तो इसी वजह से एडमंड हो जाता है चिंता में। अच्छा, चैप्टर 15 में हम देखते हैं कि टॉम बर्ट्रम फैनी प्राइस को रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज वो कॉटेजर्स वाइफ का रोल प्ले कर ले। तब फैनी प्राइस बोलती है नहीं नहीं प्लीज, मैं कैसे कोई रोल प्ले कर सकती हूँ। तो टॉम बहुत इंसिस्ट करता है कि प्लीज कॉटेजर्स वाइफ का रोल प्ले कर ले, पर फैनी प्राइस बार बार मना कर रही होती है। एक जो बड़ी वजह है जो फैनी प्राइस मना कर रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जब अगर सर थॉमस बर्ट्रम होते यहाँ तो पहली तो वो ये स्टेज प्ले करना अलाउ नहीं करते, और दूसरी उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा कि फैनी प्राइस भी ये सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो गई है। तो इसलिए मेन रीज़न होता है कि फैनी प्राइस को लगता है कि वो सर थॉमस बर्ट्रम के अगेंस्ट में चली जाएगी, इसलिए वो मना करती है। अब हम देखते हैं कि मिसेस नॉरिस वो भी फैनी प्राइस को कहती है कि तुम कॉटेजर्स वाइफ का रोल प्ले कर लो, पर एडमिन बोलता है कि नहीं, कि जैसा फैनी को ठीक लगे वैसा उसे डिसीजन लेने दो, अगर उसे नहीं करना तो ना करे। तब मिसेस नॉरिस कहती है कि जो फैनी प्राइस है वो ऑब्स्टिनेंट और अनग्रेटफुल गर्ल है। ऑब्स्टिनेंट मतलब लाख बार कहने के बाद भी वो अपनी जिद पे अड़ी हुई है कि वो रोल प्ले नहीं करेगी। तो ये सुनकर एडमंड बहुत नाराज होता है। इस टाइम पे क्या होता है कि जो मैरी क्रॉफर्ड होती है वो फैनी प्राइस को कहती है कि सब लोग एक दूसरे को चिढ़ा रहे हैं, तुम इसे दिल पे मत लो। और वो कहती है कि दिस इज अ क्रॉस इवनिंग, एवरीबडी इज क्रॉस एंड टीजिंग ईच अदर, सो नेवर माइंड मिस प्राइस। ये मैरी क्रॉफर्ड के वर्ड्स होते हैं फैनी प्राइस को वो मोटिवेट करने की कोशिश करती है। अब चैप्टर 16 में देखते हैं कि फैनी प्राइस बहुत शॉक में होती है क्योंकि मिसेस नॉरिस ने उसे बुरा भला कहा है, उसे ऑब्स्टिनेंट अनग्रेटफुल गर्ल कहा है। तो वो बहुत नाराज होती है, शॉक में होती है। तब अचानक से एडमिन आता है और वो उसे कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि लवर्स वोव्स जो प्ले है उसमें मैं पार्ट लूँ। इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि मैरी क्रॉफर्ड का जो लवर है एनहॉल्ट जो कि क्लर्जी मैन है, उसका प्लॉट मैं सोच रहा हूँ कि मैं कर लूँ। तो फैनी प्राइस को मना करना होता है कि तुम क्यों पार्ट ले रहे हो, मत लो। पर एडमंड उसे बताता है कि कैसे मैरी क्रॉफर्ड ने पिछली रात को फैनी प्राइस को मोटिवेट करने की कोशिश की थी जब मिसेस नॉरिस ने
उसे बहुत बुरा भला कहा था। और ऊपर से एडमंड ने उस फैनी प्राइस और मैरी क्रॉफर्ड की बात सुन ली थी, जहाँ पर मैरी बताती है कि बाहर से कोई आएगा तो वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी उसके साथ एक्टिंग करने में, जो कि टॉम के फ्रेंड्स थे, जिसका नाम था टॉम ओलिवर और दूसरे का नाम था चार्ल्स मैडॉक्स। उनके साथ बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगी एक्टिंग के लिए। तो फैनी प्राइस को मना तो करना होता है, पर फिर भी जब एडमंड उसे ये सारे रीजंस देने लगता है तो वो मना नहीं कर पाती और वो बोलती है हाँ पॉजिटिवली में रिप्लाई देती है कि ठीक है तुम कर लो। और एडमंड यही सोच लेता है कि ठीक है मैं अब मैरी क्रॉफर्ड का जो लवर है एनहॉल्ट, उसका पार्ट मैं प्ले करूँगा। अच्छा, चैप्टर 17 में हम कुछ मेजर प्लॉट डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, बस इतना ही होता है कि एडमंड अनाउंस करता है कि वो एनहॉल्ट जो कि मैरी क्रॉफर्ड का लवर है वो प्ले करने के लिए रेडी है। और फैनी प्राइस दूर से देखती है कि सब कितने खुश हुए होते हैं एडमंड की एंट्री से। स्पेशली मैरी क्रॉफर्ड और एडमंड दोनों ही बहुत खुश है, क्योंकि दोनों ही लीड पेयर्स है जो कि ऑपोजिट कास्ट हुए हैं एक दूसरे के ऑपोजिट। अब चैप्टर 18 में हम देखते हैं कि सब बहुत एक्साइटेड होते हैं और सब लोग अपनी लाइन स्क्रिप्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। उसी टाइम पर जूलिया आकर सबको बताती है उसके डैड यानी सर थॉमस बर्ट्रम एंटीगुआ से आ गए हैं। ये सुन के जितने भी लोग होते हैं वो सब टेंशन में आ जाते हैं। अच्छा, चैप्टर 19 में हम देखते हैं कि जेम्स रशवर्थ सोच रहा होता है कि मैं सर थॉमस बर्ट्रम से मिलने जाऊँ या नहीं जाऊँ, अगर मैं जाऊँगा तो मैं उनसे क्या बात करूँगा। ये सारे क्वेश्चंस में उलझनों में वो उलझ जाता है। तभी हेनरी क्रॉफर्ड उसके पास आकर बोलता है तुम जाओ, टेंशन मत लो, तुम उनके न्यू फैमिली मेम्बर हो, तुम उनकी बेटी मारिया बर्ट्रम के साथ शादी करने वाले, तुम जाओ और मिलो थॉमस बर्ट्रम से। तब जेम्स रशवर्थ जाते हैं थॉमस बर्ट्रम से मिलने। अब क्या होता है कि जो हमारे सर थॉमस बर्ट्रम हैं उनके आसपास उनके 4 बच्चे होते हैं, जेम्स रशवर्थ होते हैं, उनकी वाइफ लेडी बर्ट्रम होती है, मिसेस नॉरिस होते हैं, सब एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो और सर थॉमस बर्ट्रम भी बहुत खुश है अपनी फैमिली को मिलकर। पर ये इतने सारे लोग के होने के बावजूद भी उनको याद आता है कि फैनी प्राइस नहीं है, तो वो बड़े प्यार से बोलते हैं कि वेयर इज फैनी। तब फैनी प्राइस उनके पास जाती है। जब फैनी प्राइस उनके पास जाती है तो सर थॉमस बर्ट्रम से वो ऑलरेडी हमेशा ही मतलब डरी हुई रहती है जब भी थॉमस बर्ट्रम के साथ जाती है मिलने जाती है। तो थॉमस बर्ट्रम भी बड़े प्यार से उसे पूछते हैं, उसके फैमिली के बारे में पूछते हैं, विलियम के बारे में पूछते हैं और उसे बहुत कंफर्टेबल फील करवाते हैं। अब भले ही फैनी प्राइस बहुत डरती हो थॉमस बर्ट्रम से, पर कहीं ना कहीं फैनी प्राइस भी बड़ी रिस्पेक्ट करती है थॉमस बर्ट्रम की। अब चैप्टर 20 में हम देखते हैं कि सर थॉमस बर्ट्रम जितने भी लवर्स वो प्ले के स्क्रिप्ट होती है वो सारे जला देते हैं और सोचते हैं कि पनिशमेंट भी मैं क्या दूँ इनको, अपने ही बच्चे हैं सारे, तो वो पनिशमेंट नहीं देते और ना ही कुछ बोलते, क्योंकि सर थॉमस बर्ट्रम भी इतने टाइम के बाद अपने घर आए हुए रहते हैं, तो वो नहीं चाहते कि माहौल घर का नेगेटिव हो जाए, तो वो भी कोई पनिशमेंट नहीं देते हैं।